नमस्कार, मैं हूं मंजू सोनी और आप देख रहे हैं SKS न्यूज। समय हो चला है खास खबरों का। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के आम बजट को बीजेपी ने सराहा, कांग्रेस ने कोसा, कहा कर्ज लेकर बजट में राहत देने की बात बेमानी। बदमाशों ने आनंद नगर में फैलाई दहशत, गेस्ट हाउस पर की रात के अंधेरे में फायरिंग। बिलुआ क्रशर खदान क्षेत्र में दो गुटों के बीच फायरिंग, संदीप शर्मा और मोहित शर्मा गुटों के बीच हुई फायरिंग। फौजी को कार के बोनट पर लटकाने वाला आरोपी गिरफ्तार, महाराजपुरा पुलिस ने सफेद रंग की कार को किया जब्त। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए बजट को लेकर कांग्रेस और बीजेपी ने परंपरागत रूप से अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। बीजेपी ने इस बजट को आम आदमी के लिए राहत देने वाला बताया है, तो कांग्रेस ने कहा कि इस बजट से आम आदमी को कोई राहत नहीं मिली। सरकार पर विदेशी कर्ज दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। रोजगार के कोई प्रावधान नहीं किए गए हैं। डॉलर के मुकाबले रुपया बेहद कमजोर स्थिति में है। बजट में कुछ राहत दी गई है तो कुछ जगह टैक्स में बढ़ोतरी भी की गई है। भाजपा नेताओं ने कहा कि दवा के क्षेत्र जिसमें कैंसर और डायबिटीज की दवाई प्रमुख होती है, उन्हें सस्ता किया गया है। टूरिज्म और सोलर एनर्जी के क्षेत्र में बड़ी राहत दी गई है। इससे भारत की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, क्योंकि टूरिज्म के जरिए विकास विदेशी धन भारत आया है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि सरकार अपने बजट को लुभावना बताती है, लेकिन विकास की जमीनी स्तर पर क्या सच्चाई है, इसे वह छुपा ले जाती है। देखिए, ये आज का बजट ये भारत के आम आदमी का बजट है। ये भारत के उद्यमियों का बजट है। इस बजट में जो आम आदमी पर फोकस किया जाता है, हम समझ सकते हैं कि दो व्याधियों से पूरा भारत ग्रसित है। कैंसर की वो 17 आवश्यक दवाएं जिनको आम आदमी खरीद नहीं सकता है, वो दवाएं बहुत सस्ती की गई हैं। डायबिटीज़ से पूरा भारत तेज़ी से ग्रसित हो रहा है। आम आदमी के लिए उन दवाओं को सस्ता किया गया है। बिजली का संकट भारत में न रहे, इसलिए सोलर के सामान को सस्ता करके देश में एक नई सोलर क्रांति लाने की कोशिश की है। टूरिज्म के मामले में इस बार बहुत बड़े कदम उठाए गए हैं। भारत के इतिहास में शायद पहली बार ऐसा हुआ है जब हमारे पर्यटन केंद्रों के लिए, पर्यटन स्थलों के लिए 10,000 गाइड्स की व्यवस्था भारत की सरकार करने जा रही है। ये बहुत बड़ा रेवोल्यूशन होगा टूरिज्म में, क्योंकि टूरिज्म भारत की अर्थव्यवस्था का, ख़ास तौर पर रिलीजियस टूरिज्म, ये बहुत बड़ा आधार बन चुका है। इसी तरह हेल्थ की दिशा में हर ज़िले में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ट्रामा सेंटर होगा। ये केंद्र सरकार इसके लिए प्रोवाइड करेगी पैसा। हर जिला अस्पताल 50% अतिरिक्त विकास करेगा, उसका डेवलपमेंट होगा। ये आधारभूत चीज़ें हैं। MSME के लिए विशेष सुविधाएं दी हैं। बहुत बड़ा पैसा विदेशी संपत्तियों के मामले में भारत का रुका पड़ा रहता है, लोग बताते नहीं हैं। उसके लिए बिना अपराध का कोई सेक्शन लगाए ऐसी संपत्तियों को बताने के लिए 30% टैक्स के साथ अपराध मुक्त कार्रवाई होगी। इसमें 30% टैक्स रखा है, पहले इससे अधिक टैक्स था। दूसरी बात यह है कि इसको क्राइम नहीं माना जाएगा। ये बहुत बड़ी चीज़ की है। एजुकेशन की दृष्टि से देश में 5 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए भारत की सरकार सहायता करेगी, धन देगी, और 5 सेंट्रल यूनिवर्सिटी खोलना ये बहुत बड़ी बात होती है। हजारों छात्रों को उसमें लाभ मिलने वाला है। इसी तरह जो किसानों के लिए आने वाले उपकरण हैं, वो उपकरण सस्ते किए गए हैं। माइक्रोवेव ओवन जैसी चीज़ें, चमड़े की चीज़ें,
इन पर छूट देना ये आम आदमी के चिंतन को दर्शाता है। हाँ, ई बसेज भी बड़ी संख्या में देश के पॉल्यूशन को देखते हुए देश में एनर्जी फ्यूल की ज़रूरत न पड़े, इसकी बहुत बड़ी बचत की दिशा में कदम उठाया गया है। और इसलिए सभी लोगों का ये बजट है, आम आदमी का बजट है। और ये बजट ऐसे मौके पर प्रस्तुत किया गया है जब भारत विकसित भारत की दिशा में तेज़ी से बढ़ रहा है। ख़ास बात पर नॉर्थ ईस्ट में भी टूरिज्म के 5 सेंटर बड़े टूरिज्म के नॉर्थ ईस्ट में भी खुलने वाले हैं। और पूर्वोत्तर भारत की किसी ने चिंता आज तक नहीं की थी, मगर इस बजट में बहुत बड़ी चिंता की गई है। रेलवे के जो 7 नए सर्किट बनाए जा रहे हैं, ये भारत में परिवहन की एक नई क्रांति होगी। हम देख रहे हैं कि वंदे भारत की किस तरह दुनिया के सामने हमने मिसाल पेश की, लेकिन 7 नए सर्किट बनना ये बहुत बड़ी गिफ्ट है भारत के लोगों के लिए। और इसलिए आज का बजट युवा का बजट है, गरीब आदमी का बजट है, उद्यमियों का बजट है, किसानों का बजट है, महिलाओं पर भी फोकस किया गया है। कुल मिलाकर ये बजट भारत को तेजी से इस दिशा में ले जाएगा। आज जो बजट भारत के वित्त मंत्री जी ने पेश किया है, यह बजट सर्वहारा वर्ग के लिए एक नया आयाम लेकर के आने वाला बजट है। और 2047 में जो समृद्ध और विकसित भारत बनने का जो संकल्प भारत के प्रधानमंत्री जी ने लिया है, ये उसका बजट है। अनेकों तरह की उत्पादों पर, निर्माणों पर छूट देने का भी काम किया है। चाहे हम उद्यमियों की बात करें, खेलों के क्षेत्र की बात करें, किसानों की, गरीबों की, महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में, सभी चीजें राहत के रूप में उसमें सम्मिलित की हैं। रेलवे को और गति देने के लिए 7 कॉरिडोरों का निर्माण का काम भी है। मोबाइल, ईवीएम, बैटरियां, छोटे मोटे उत्पाद, इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों पर छूट देने का काम इस बजट में है। ऐसी अनेक चीजें, तो ये कहेंगे कि ये बजट आम लोगों के लिए काफी राहत देने वाला बजट है। इनकम टैक्स में स्लैब को बढ़ाने की बात की जा रही थी, लेकिन नहीं, इनकम टैक्स में और चीजों में परिवर्तन किए हैं। जीएसटी को लेके क्या कहेंगे? क्योंकि जीएसटी को लेकर लगातार कई चीजें और इस माध्यम से कई चीजें आई हैं। भले ही स्लैब में इसमें ना हो, पर और तरीके से आयकर विभाग में एक बड़ा इनको सजा का पहले प्रावधान था, बेनामी संपत्ति, वो खत्म किया है, केवल जुर्माना उस पर लागू किया है जो है। तो बहुत सी राहत इस बजट में दी है सरकार। कांग्रेस का ये कहना है कि ये बजट उनकी उम्मीदों पर आम जनता की अभी तक खरा नहीं हुआ। कांग्रेस तो कहती रहती है, कांग्रेस का कहने से कोई कांग्रेसियों को क्या फर्क पड़ता है। जो कांग्रेस ने ऐसे बजटों का प्रदर्शन, ऐसे बजट प्रस्तुत कभी नहीं किए जो लगातार 14-15 सालों से लगातार मोदी जी के नेतृत्व में ये पेश हो रहे हैं। देखिए, बजट तो हर साल पेश होता है, लेकिन बजट के परिणाम दिखने चाहिए। हम पिछले कुछ बजट की बात करें तो परिणाम नज़र नहीं आते हैं। अब जो बजट पेश किया है, इसके परिणाम 1 साल बाद आएंगे। ठीक है, किसी सेक्टर में कुछ कम किया है तो किसी सेक्टर में ज़्यादा किया है, लेकिन परिणाम नहीं आ रहे। जैसे कि हम बात करें कि हमारी जो आमदनी है वो नहीं बढ़ रही है। प्रति व्यक्ति आय में भारत 140वें नंबर पर है। डॉलर 92 रुपये का हो गया है। कर्ज हम लगातार लेते जा रहे हैं। मध्य प्रदेश की बात करें तो करीब 5 लाख करोड़ का कर्जा है। हम भारत की बात करें तो करीब 255 लाख करोड़ का कर्जा है। तो कर्ज लेकर घी पीने से तो काम नहीं चलेगा। तो सरकार को ध्यान देना चाहिए, विशेषकर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। हमारे जो उद्योग हैं, एमएसएमई है,
उन पर फोकस करना चाहिए, उन पर ध्यान देना चाहिए। जैसे कि आज कोई फैक्ट्री खोलना चाहता है तो करप्शन के कारण, कई जगह से परमिशन लेने के कारण परेशान होता है। तो ओवरऑल मैं यही कहूँगा कि सपने हर साल दिखाए जाते हैं, लेकिन जब आँख खुलती है तो फिर कहीं कुछ नज़र नहीं आता। कई जैसे 7 नए एक्सप्रेस बनाए जो बनाने जा रहे हैं, रेल फास्ट ट्रैक बनाने जा रहे हैं जो साथ, और भी किसानों के लिए भी कुछ बताया कि किसानों के लिए अच्छी कुछ आमदनी बढ़ा रहे हैं। क्या लगता है आपको, कुछ सपने दिखा रहे हैं? देखिए, ये सपने हर साल चलते हैं ना। चलिए, आप तो ग्वालियर के हैं, अटल एक्सप्रेस वे का सपना हर साल दिखाया जाता है, करीब 5-6 साल से दिखाया जा रहा है। उसका शिलान्यास भी कर दिया, लेकिन अभी तक काम शुरू नहीं हुआ है। 1 किलोमीटर की सड़क नहीं बनी है, और भी कई एक्सप्रेस की बात हुई है, कहीं कोई नज़र नहीं आती है। मध्य प्रदेश की हम बात करें, भोपाल इंदौर में 6 लेन 8 लेन का नया एक्सप्रेस वे बनेगा, नहीं काम शुरू हुआ। तो ये बातें हर साल होती है, लेकिन दिखाई कुछ नज़र नहीं आता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे हम खर्च करेंगे, बड़ी बड़ी बातें होती हैं, लेकिन दिखता नहीं है। यदि दिखाई देता तो आज भारत की स्थिति बहुत कुछ होती। जैसे कि 2022 में बताया गया था कि हमारी जो इकोनॉमी है $5 ट्रिलियन हो जाएगी। यदि 2022 में $5 ट्रिलियन हो जाती तो आज हम $10 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते। लेकिन 2026 आ गया, तब भी हम बात कौन सी कर रहे हैं, 2022 वाली। कहने को हम कह देते हैं कि हम विश्व की चौथी 5वीं अर्थव्यवस्था बन रहे हैं, लेकिन आप देखिए ना, 2014 में देश की जनसंख्या 121 करोड़ थी, अब हो रही है करीब 150 करोड़। अब 30 करोड़ आबादी बढ़ गई है, तो वो इकोनॉमी तो बढ़ेगी। आज हमारी जनसंख्या 500 करोड़ हो जाए तो हम विश्व में नंबर 1 आ जाएंगे, लेकिन ऐसे इकोनॉमी नहीं बढ़ती है। इकोनॉमी का मतलब है प्रति व्यक्ति आय हमारी कितनी बढ़ रही है, हमारी परचेजिंग कैपेसिटी कितनी है, देश में असमानता कितनी कम हो रही है। अब देश में 1% जो टॉप के लोग हैं उनका पैसा बढ़ रहा है, तो उससे इकोनॉमी थोड़ी सुधर रही है। इनकम टैक्स की हम बात करें तो मात्र 2% लोग इनकम टैक्स देते हैं। इसी से आप अंदाज लगा लीजिए कि 98% लोगों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। ऑल ओवर बात करें बजट की, तो कैसा रहा जनता के, कुछ फायदे हैं या कुछ बोला है? कुछ भी नहीं है। देखिए, हम और आप टैक्स देते हैं, 28% तक हमने जीएसटी दिया था, 30% तक इनकम टैक्स दिया, टोल टैक्स दिया, रजिस्ट्री पर टैक्स, गाड़ी खरीदो तो टैक्स। ये पैसा खरीद कर इस बार जो है करीब 35 लाख करोड़ होगा, और सरकार ने बजट बताया है 55 लाख करोड़ का, मतलब 20 लाख करोड़ आप कर्ज लेंगे। तो कर्ज बार बार आप लेते जाएंगे तो उससे किसी देश की प्रगति नहीं होती है। और कर्ज की एक लिमिट होती है, जो हमारी जीडीपी होती है उसका 65% तक तो कर्ज चलता है, उसके बाद आप फिर अपनी अर्थव्यवस्था को कमजोर कर रहे हैं। तो हम 84% से ज्यादा कर्ज ले चुके हैं अपनी जीडीपी का। आप देखिए, $4 ट्रिलियन हमारी इकोनॉमी है, और उतना ही लगभग हमारे ऊपर कर्ज है। तो इतना जो कर्ज होता है वो देश की अर्थव्यवस्था के लिए ठीक नहीं माना जाता। शहर के भोलापुर थाना क्षेत्र के आनंद नगर इलाके में एक गेस्ट हाउस के बाहर शनिवार रात कुछ बदमाशों ने फायरिंग कर दी। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसके आधार पर भोलापुर पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। 2 आरोपियों दिनेश तोमर, शिवम शर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया। 2 की तलाश जारी है। पता चला है कि एचआरजी गेस्ट हाउस के कर्मचारियों से कुछ युवकों का विवाद हुआ था। इसके बाद बदमाशों ने रात में आकर फायरिंग कर दी। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी गई थी। बाद में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। बिलवा क्रैशर खदान क्षेत्र में लगातार फायरिंग के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। अब बिलवा कस्बे में संचालित होने वाली गिट्टी की खदान को संचालित करने पर 2 गुटों में विवाद हो गया। घटना बीते रोज शनिवार की है। बताया जा रहा है कि संदीप शर्मा और मोहित शर्मा सुशील पांडे के बीच गिट्टी की खदान को लेकर विवाद चल रहा था। इसके बाद 10 से 12 लोग हथियार के साथ पहुंचे और जमकर फायरिंग कर दी, जिसका वीडियो भी अब सामने आया है। इस फायरिंग के दौरान गाड़ियों के टायर भी गोली मारकर फोड़ दिए गए। फायरिंग करने वाले लोगों में संदीप शर्मा, आशु शर्मा, रामू कटारे, गौरव शर्मा सहित अन्य लोगों के नाम सामने आए हैं।
यह दोनों ही गुटों के लोग आपराधिक प्रवृत्ति के बताए जाते हैं। वहीं मामले में बिलौआ थाना प्रभारी ईला टंडन की भी लापरवाही सामने आई है। कई घंटों तक आपराधिक पक्ष थाने में शिकायत लेकर बैठा रहा, पर पुलिस द्वारा फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस मामले में एसपी धर्मवीर सिंह का कहना है कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। महाराजपुरा थाना क्षेत्र में प्रेस्टीज कॉलेज से आदित्यपुरम की तरफ घर लौट रहे फौजी कल्याण किशोर शर्मा का सफेद रंग की कार के सवार लोगों से वाहन टकराने को लेकर विवाद हो गया था। इसके बाद कल्याण किशोर और उनके बहनोई के साथ कार सवार युवकों ने मारपीट की। विरोध करने पर फौजी को करीब आधा किलोमीटर तक बदमाशों ने अपनी कार के बोनट पर घसीटा, बाद में उसे छोड़कर भाग गए। इस घटना का मोबाइल से बनाया गया वीडियो वायरल हुआ है। इसके बाद पुलिस ने एक आरोपी और उसकी कार को बरामद कर लिया है। दूसरे आरोपी की तलाश की जा रही है। फरियादी आदित्य राज होटल के पास खड़ा हुआ था कल्याण किशोर शर्मा। उसके द्वारा बताया गया कि वो अपनी गाड़ी से जा रहा था तो पास से निकलने वाली एक गाड़ी से हल्की उसकी गाड़ी छू गई थी। इस बात पर लेकर उस वाहन के चालक ने उतरकर उसकी गाड़ी के शीशे आदि तोड़ दिए, गाड़ी में तोड़फोड़ की और रोकने पर रुका नहीं और अपनी गाड़ी के बोनेट पर फरियादी को डालकर और काफ़ी दूर तक ले गया और आगे 1.5 किलोमीटर जाकर छोड़ा। गाड़ी जब्ती की गई। आरोपी के विरुद्ध संबंधित धाराओं में अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है। 2 आरोपी थे, 2 में से एक व्यक्ति तथा गाड़ी को पुलिस ने अपनी अभिरक्षा में ले लिया। शीघ्र ही हम आरोपी को भी गिरफ्तार कर लेंगे। एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया सर। सीसीटीवी फुटेज उसी घटना का है। समय हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे, तब तक के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। अध्यात्म निकेतन में रविवार को साप्ताहिक सत्संग का कार्यक्रम हमेशा की तरह आयोजित हुआ। यहां सैकड़ों महिला पुरुष साधकों की मौजूदगी में सत्संग किया गया। संत कृपाल सिंह महाराज ने ईश्वर की भक्ति और मानवता को सर्वोपरि बताते हुए सद्मार्ग पर चलने की सभी लोगों से अपील की। इस मौके पर संत कृपाल सिंह महाराज ने सभी साधकों को अपने कर कमलों से प्रसादी का वितरण किया। बाद में सभी लोग सामूहिक भंडारे में शामिल हुए। की स्थिति का प्राप्त होना, जिसके लिए हुजूर मालिक साहब फरमाते हैं कि वे खुदी में है खुदा है। क्या है वो है अध्यात्म। तो अध्यात्म का रहस्य कैसे छुपा हुआ है? खुदी या आपे के पर्दे से। और तो बेखुदी में है खुदा है, राज गहरी सब छुपा। मुर्शिद कदम पर जो मिटा, मुर्शिद यानी सबको दयाल, मुर्शिद कदम पर जो मिटा उसको मिली तेरी दुआ। रख लेता है अर्थात अपना आपा और अहंकार तोड़कर इतना दीन हो जाता है कि मालिक के चरणों में समाने के काबिल हो जाता है।
कई हिट फिल्मों के निर्माता, निर्देशक एवं मशहूर फिल्मकार रोहित शेट्टी के घर फायरिंग करने के मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें से एक आरोपी शुभम लोणकर के लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े होने का शक है, जो एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में आरोपित भी है। पता चला है कि रोहित शेट्टी के जुहू इलाके में आवास पर शनिवार देर रात 1:45 बजे 5 राउंड फायरिंग हुई। हालांकि इस मामले में कोई घायल नहीं हुआ। एक गोली रोहित शेट्टी के जिम के शीशे में लगी थी। पुलिस ने 4 आरोपियों को पुणे से हिरासत में लिया है। आरोपियों से पूछताछ जारी है। ग्वालियर के जिवाजी विश्वविद्यालय में रैगिंग को लेकर एंटी रैगिंग कमेटी ने 8 छात्रों के खिलाफ कार्रवाई की है। इन छात्रों को आंतरिक मूल्यांकन में हिस्सा नहीं लेने दिया जाएगा। आर्यभट्ट हॉस्टल में फार्मेसी फर्स्ट ईयर के छात्र के साथ कुछ सीनियर्स ने रैगिंग की थी। हालांकि इस मामले में 8 सीनियर छात्रों ने लिखित में माफी भी मांग ली। पीड़ित छात्र ने आरोपी छात्रों को माफ भी कर दिया है, लेकिन छात्र द्वारा यूजीसी को इसकी शिकायत की गई थी। इसीलिए एंटी रैगिंग कमेटी ने रविवार देर शाम निर्देश जारी कर आंतरिक मूल्यांकन से आरोपी छात्रों को अलग रखने के निर्देश दिए हैं और छात्रों को भविष्य में इस तरह की हरकत के लिए चेतावनी भी दी गई है। उपनगर मुरार में रहने वाले स्वास्थ्यकर्मी शिवनारायण धाकड़ साइबर ठगों के जाल में फंस गए और अपने 6.5 लाख रुपए गंवा बैठे। लगातार साइबर ठगों के शिकार पढ़े लिखे लोग हो रहे हैं। कभी डिजिटल अरेस्ट तो कभी एपीके फाइल भेजकर उनके मोबाइल और अकाउंट हैक कर रहे हैं। स्वास्थ्यकर्मी शिवनारायण धाकड़ के मोबाइल पर साइबर ठगों ने कार का चालान होने का मैसेज भेजा था और 15,000 रुपए तुरंत जमा करने को कहा था। आनंद फानन में शिवनारायण धाकड़ ने एपीके फाइल क्लिक कर दी और उनका मोबाइल हैक हो गया। देखते ही देखते 6,56,000 रुपए अकाउंट से गायब हो गए। साइबर क्राइम पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। इंदौर में 21 किलोमीटर की मैराथन के दौरान 24 साल के रनर आर्यन तोड़ी की मौत हो गई। उन्हें फिनिशिंग लाइन से 100 मीटर पहले अचानक कार्डियो अरेस्ट हुआ और वह गिर पड़े। उनके पीछे दौड़ रहे मेदांता अस्पताल के कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर भरत रावत ने आर्यन को सीपीआर भी दिया, लेकिन वह बच नहीं सके। आर्यन इंदौर में अपने मामा की एक इंडस्ट्री में प्रबंधन संभाल रहे थे। संयोगितागंज पुलिस के मुताबिक सोमवार को परिजनों की मौजूदगी में उनके शव का पोस्टमार्टम किया जाएगा। आर्यन अच्छा रनर था और रोजाना 10 किलोमीटर दौड़ लगाता था। आज इंदौर मैराथन का आयोजन किया था, जिसमें 4 इवेंट थे, जिसमें कि एक 21 किलोमीटर का इवेंट था, एक 10 किलोमीटर का इवेंट था, एक 5 किलोमीटर और 3 किलोमीटर का इवेंट था। इसमें लगभग सुबह 8 से 8:15 के बीच की ये घटना है, जिसमें शिवाजी वाटिका से लेकर एसबीआई बैंक के जो बीच में ये घटना हुई थी। एक जो मैराथन में जो पार्टिसिपेंट था वो पूरी अपनी कंप्लीट करने के बाद बस 100-150 मीटर दूर कंप्लीट करने से रह गया था, तभी उसको एकदम अटैक आया और जैसे ही अटैक आया तो पास में डॉक्टर थे, डॉक्टर ने उसको सीपीआर दिया, लेकिन जब ठीक नहीं हुआ तत्काल एम्बुलेंस बुलाई गई और उसको रवाना किया गया, लेकिन उसको हॉस्पिटल में डेथ घोषित कर दिया। जो मृतक है उसका नाम आर्यन है, 25 वर्ष उसकी उम्र है। यहाँ अपने मामा के साथ रहता है और इसके पिताजी दिल्ली में रहते हैं। दिल्ली में उनकी पिताजी को सूचना दे दी गई है। मूल रूप से ऐसा बताया जा रहा है कि कलकत्ता का रहने वाले हैं ये, और अभी फिलहाल फादर दिल्ली में रहते हैं और यहाँ ही अपने मामा के साथ रहता है। इनके पिता को दिल्ली में खबर कर दी गई है। थाना संयुक्तागंज में मर्ग कायम किया जाकर इसमें इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। प्रोफाइल लगाया क्या करता था? अभी इस बारे में जानकारी नहीं मिली है कि क्योंकि उम्र 25 वर्ष है और चूंकि पूछताछ की जा रही है, मर्ग जांच में आई तथ्यों के आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। ग्वालियर, चंबल सहित मालवा अंचल में पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम में तब्दीली का दौर जारी है। दिन में हल्की धूप से लोगों को राहत है, लेकिन सुबह शाम पड़ रही कड़ाके की ठंड से फिलहाल फरवरी के पहले सप्ताह में राहत मिलने की उम्मीद कम है। सोमवार तड़के ग्वालियर अंचल में कई स्थानों पर बारिश हुई है। वहीं दिन के तापमान में बढ़ोतरी का क्रम भी जारी है। रविवार को अधिकतम तापमान 22.4 डिग्री सेल्सियस तक रहा। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक मौसम में उतार चढ़ाव का यह दौर शिवरात्रि तक जारी रहेगा। इसके बाद सर्दी से लोगों को राहत मिलेगी और दिन के तापमान में लगातार बढ़ोतरी होगी। अभी के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहें SKS न्यूज के साथ। नमस्कार।